हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम आर्य कोचिंग सेंटर है। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आधुनिक प्राणी और उनके जोड़ीदार विलुप्त प्राणी कौन कौन से थे, उनके बारे में देखेंगे। और जैव विकास जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जितनी भी इम्पोर्टेंट विभिन्नताएँ होंगी उन सभी विभिन्नताओं को आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा आज का आधुनिक प्राणी है उसका पहले कौन सा जोड़ीदार प्राणी हुआ करता था जो आज विलुप्त हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेढक सदृश आधुनिक उभयचर की। तो उभयचर आप लोग जानते ही हैं, मेढक उभयचर के अंतर्गत आता है। इसका जो विकास हुआ था वो शायद विकास हुआ होगा, इसका जोड़ीदार विलुप्त हो चुका है प्राणी, उसका नाम है शिलाकेंथ। क्या नाम है? शिलाकेंथ। तो मेढक जैसा आधुनिक उभयचर का जो विकास हुआ है वो शिलाकेंथ के द्वारा हुआ है। अगला है आधुनिक सरीसृप। आधुनिक सरीसृप का मतलब जैसे छिपकली और सरीसृप, छिपकली और मगरमच्छ जो होते हैं, जो रेंगकर चलने वाले प्राणी हैं, जिसको रेप्टाइल भी बोल देते हैं। रेप्टाइलों का जो विकास हुआ है ये शायद हुआ होगा सेमोरिया से। सेमोरिया इसका विलुप्त प्राणी है। आज के आधुनिक सरीसृप का विलुप्त प्राणी, जोड़ीदार विलुप्त प्राणी जो है वो सेमोरिया है। तो कैसे याद करेंगे, शायद आप ऐसे करके देख लेना, सा से सरीसृप, सा से सेमोरिया। ठीक है, चलो अगला है आधुनिक पक्षी। जो आज आप पक्षी देखते हैं जो हवा में उड़ते हैं, इस पक्षी का जो विकास हुआ होगा, इसके जोड़ीदार विलुप्त प्राणी था आर्क्योप्टेरिक्स। और आर्क्योप्टेरिक्स के अंदर आपको बता दें, नाम सुना होगा आप लोगों ने, संयोजक कड़ी। आर्क्योप्टेरिक्स में पक्षी और सरीसृप इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती थी, इसलिए इसको सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी भी बोला जाता है। ये आपका चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, तीसरा है होमो सैपियंस सैपियंस। ये हमारे आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, होमो सैपियंस सैपियंस। और हमारा जो आधुनिक मानव है उसका जोड़ीदार विलुप्त प्राणी जो था वो क्रो-मैग्नोन मानव था। जो कौन सा था? क्रो-मैग्नोन मानव। तो हमारे आधुनिक मानव का विलुप्त प्राणी जो माना जाता है वो क्रो-मैग्नोन मानव को माना जाता है। आगे हमने देखा घोड़ा। घोड़ा को हम इक्वस बोल देते हैं। घोड़ा का जो विलुप्त जोड़ीदार प्राणी है वो है इयोहिप्पस। क्या है? इयोहिप्पस। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ई से इक्वस बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा इयोहिप्पस। तो आप याद कर पाएंगे शायद आसानी से कि जो घोड़ा है, घोड़ा को इक्वस बोलते हैं और इक्वस से आगे दूसरा बन जाएगा हमारा इयोहिप्पस। ठीक है, तो घोड़े का विलुप्त प्राणी कौन सा होता है? इयोहिप्पस होता है। अगला है कंगारू, है ना। कंगारू का जो जोड़ीदार विलुप्त प्राणी है वो है प्रोटोथीरिया स्तनी। प्रोटोथीरिया स्तनी जो है वो इसका जोड़ीदार विलुप्त प्राणी है। अगला है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी का जो विलुप्त प्राणी माना जाता है, जोड़ीदार विलुप्त प्राणी, वो है उड़न फिलेंजर। उड़न गिलहरी का है उड़न फिलेंजर। ठीक है, अगला है शिशुधानी चूहा। मार्सुपियल माउस का जो आज का आधुनिक प्राणी है उसका जोड़ीदार विलुप्त प्राणी था चूहा। आगे मैं देखता हूँ चींटी खोर। चींटी खोर, चींटी खोर वो जो है मतलब कि चींटियों को खाता है, डकबिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं इसको। तो ये जो चींटी खोर जो होता है, ये चींटी खोर की जो चोंच होती है, ये अपनी चोंच को चींटियों के बिल में डालता है और तेज़ी के साथ हवा को अंदर खींचता है, जिससे होता क्या है कि उसके अंदर जितनी भी चींटियाँ होती हैं वो सारी चींटियाँ उसके मुख में आ जाती हैं, इसलिए इसका नाम चींटी खोर पड़ा है। तो चींटी खोर का जो विलुप्त प्राणी था वो था नेम्बेट। कौन सा था? नम्बेट। लास्ट है लीमर। लीमर का जोड़ीदार विलुप्त प्राणी हुआ करता था धब्बेदार कसकस। कौन हुआ करता था? धब्बेदार कसकस हुआ करता था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे आज के जो आधुनिक प्राणी हैं और उन आधुनिक प्राणी के विलुप्त जोड़ीदार प्राणी कौन कौन से हुआ करते थे। तो एनसीईआरटी में ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आप इन 10 को याद कर लीजिए। आपके देखिए
चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर ये अंतर पूछे जा सकते हैं, और अंतर कम से कम ये 3 नंबर से कम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो नाम है देखो इनमें कुछ ऐसा नहीं है, ये नाम है, बस आपको अच्छे से 2 से 4 बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर देखने हैं। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको याद हो जाएंगी, तो आप आसानी से इन चीज़ों को पेपर में कर पाओगे। और देखते हैं और क्या अंतर होगा। देखिए अगला अंतर हमने देखा कपि और मानव में अंतर, कि एक तरफ तो कपि है जिसको एप्स बोलते हैं, दूसरी तरफ हमारा मानव है जिसको मैन बोलते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कपि में और मानव में? चलिए देखते हैं। कपि के अग्रपाद लंबे होते हैं, मतलब आगे के पैर लंबे होंगे, तथा घुटनों के नीचे तक पहुंचते हैं, मतलब जहां घुटना होता है घुटनों के नीचे तक पहुंच जाएंगे, इतने लंबे होते हैं इनके पैर आगे वाले। अग्रपादों तथा पश्चपादों से समान कार्य लेते हैं। पैर हाथों की तरह ही किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, मतलब इनके जो हाथ हैं और पैर हैं तो दोनों एक समान तरीके से ही होते हैं। जबकि मैं मानव की बात करूँ तो कपि की अपेक्षा मानव के अग्रपाद छोटे होते हैं। अगर आपको शक हो तो अपने हाथ पैरों को चेक करके देख सकते हो छोटे हैं या नहीं। तथा घुटनों के ऊपर ही रहते हैं, आपने देखा हो घुटनों से नीचे नहीं जाते, घुटनों के ऊपर रहते हैं हमारे जो हाथ होते हैं। अग्रपादों तथा पश्चपादों के कार्य भिन्न हैं, मतलब हमारे जो पैर होते हैं उनका कार्य अलग है, हाथ है, हाथों का कार्य अलग है। पैर किसी वस्तु को पकड़ने में सहायक नहीं है, मतलब कि आपने कभी भी पैर से किसी भी चीज़ को वैसे पकड़ा नहीं होगा। हमारे हाथ किसी चीज़ को पकड़ने में बहुत मतलब कि सहायक है, लेकिन हमारे हाथ की तरह हमारे पैर किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट, चारों पाद जंतु का संतुलन बनाने में सहायक हैं। 4 पादों पर चलता है और चतुष्पादी है, मतलब कि जो कपि होते हैं हो सकता है कि वो मतलब कि 1-2 मिनट के लिए 2 पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन वो जब उन्हें चलना होता है तो सामान्यतः वो चारों पैरों का ही चलने में वो उपयोग करते हैं, इसलिए वो चतुष्पादी कहलाते हैं। लेकिन अगर हम मानव की बात करें तो पश्चपाद संपूर्ण शरीर का भार उठाते हैं, मतलब कि जो हमारे नीचे के जो 2 पैर होते हैं वो दोनों पैर हमारे शरीर का पूरा भार उठाने में सक्षम हैं। साथ ही संतुलन बनाए रखने तथा सीधा चलने में सहायक होते हैं। हमारे जो पैर हैं हमको सीधा बनाकर रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो संतुलन है वो संतुलन को बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। और द्विपदचारी हैं। द्विपदचारी का मतलब हमें जब चलना होता है तो हम दोनों हाथों और पैरों से कभी नहीं चलते, केवल 2 पैरों से चलते हैं, इसलिए हम द्विपदचारी भी कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका अंगूठा छोटा होता है, जो कपि होंगे कपि का अंगूठा कैसा होगा, छोटा, और उंगलियों के समांतर होता है, वस्तु को पकड़ने में सुविधाजनक नहीं है, मतलब उनका अंगूठा छोटा होगा और किसी वस्तु को मतलब पकड़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पकड़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जितनी हमारे हाथों की मजबूती से पकड़ पाते हैं इतनी मजबूती से वो नहीं पकड़ पाएंगे। मानव का अंगूठा अधिक विकसित होता है और अंगुलियों के साथ समकोण पर होता है। समकोण तो तुम जानते होंगे कि हमारे मान लीजिए ये इस तरीके से क्या है, ये मान लो हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ है, तो आपने देखा यहाँ पर उंगलियों के साथ ये कैसा है, समकोण पर, तथा मजबूती से पकड़ने में सहायक। हम हाथ से किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ सकते हैं, इससे वह अपने हाथों का अनेक कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है। तो आपने देखा भी होगा है, लड़ाई हो जाती तो मुक्का मारने काम आता है, चांटा मारने काम आता है। ये तो खैर मजाक थी, मतलब कि किसी चीज़ बहुत सी चीज़ों को काम करने के लिए हम इन हाथों का उपयोग कर लेते हैं। अब वो काम क्या है वो तुम खुद जानो, क्या करते हो तुम अपने हाथों से। चलिए अगला है, मादा के स्तन उभरे हुए नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि जो कपि होंगे, कपि में जो स्तन होते हैं इनमें उभरे हुए स्तन दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर मादा की बात करें तो मादा के स्तन उभरे हुए होते हैं। तो ये तो सब लोगों को पता ही है कि मादा में तो स्तन उभरे हुए होते हैं। चलिए अगला है पॉइंट, भौहें मोटी तथा ऊंची होती है।
देखा ही होगा तुमने कभी को, या बंदर वगैरह में जैसी प्रजाति को देखा हो, तो भौं जो होती है वो मोटी सी होती है, ऊंची सी, और माथा सकरा, नाक चपटी, चेहरा थूथन की तरह आगे निकला हुआ होता है। जिनका चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है उसको हम प्रोगनेथस बोलते हैं, आगे की ओर जिसका चेहरा निकला हुआ होगा। दूसरी तरफ हमारी भौहें चेक करके देख लो, शीशे में देखो, आपकी भौहें पतली होंगी, आपका जो आँखें हैं वो पास पास स्थित होंगी, माथा जो होगा वो चौड़ा होगा, नाक ऊपर की ओर उठी हुई देख सकते हैं आप, चेहरा चपटा सा होता है, तो जिसका चेहरा चपटा होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्नेथस, है ना। तो इस चीज़ पर वैसे का ध्यान देना। अगला पॉइंट, महारंध। महारंध फोरमेन मैग्नम जो होती है, जो खोपड़ी के पीछे की ओर छिद्र होता है एक, है ना, खोपड़ी के पीछे की ओर स्थित होता है, खोपड़ी कशरुक दंड पर टंगी हुई होती है। तो हमारी जो खोपड़ी, मतलब हमारी नहीं, कपियों की जो खोपड़ी है वो कशरुक दंड पर क्या हुआ है, टिकी हुई है। महारंध खोपड़ी के नीचे स्थित होता है। खोपड़ी के कहाँ होगा, जहाँ खोपड़ी हो तो खोपड़ी के नीचे स्थित होगा महारंध। खोपड़ी कशरुक दंड पर सीधी सदी रहती है। तो यहाँ पर क्या है, सीधी, मतलब कि हम सीधे खड़े होते हैं ना, तो हमारी जो ये हमारे पास कशरुक दंड है, तो यहाँ पर एकदम सीधी हमारी मुंडी हो गई, एकदम सामने की तरफ। हाँ, नीचे ऊपर हम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अगला, और सॉरी, हम तो भावनाओं में बह गए थे इसलिए जल्दी जाओगे। चलो भाई अगले देखो, कपाल गुहा का औसतन आयतन 400 से 450 सीसी का होता है। तो जो कपाल गुहा है, खोपड़ी के अंदर का जो आयतन है, इनमें कम होता है। कितना होता है, 400 से 450 सीसी का होता है। मस्तिष्क इनका जो होता है वो भी कम विकसित होता है। जब स्पेस कम है तो सिंपल सी वाली बात है, दिमाग भी कम होगा कपियों में। कपाल गुहा का औसतन आयतन 1450 होता है। नीट में कई बार पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कई बार, यूपी बोर्ड में तो आता ही रहता है। और मस्तिष्क अत्यधिक विकसित, तो इसका मतलब क्या है कि कपाल गुहा का आयतन भी ज़्यादा है और खोपड़ी बहुत विकसित होती है इनका मस्तिष्क काफ़ी विकसित होता है, तभी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खुरापात चलती रहती है मानव के में। स्पष्ट तथा तर्क संगत वाणी इनमें नहीं देखने को मिलती। सामाजिक जीवन, शिक्षा, भावनात्मक पक्ष का अभाव, मतलब सामाजिक जीवन नहीं जीते हैं। आपने कभी देखा उन्हें शिक्षा, कभी देखा है तुमने कि मतलब कि कोई कपी है, कोई बूढ़ा कपी है, छोटे जो कपी होते हैं उनको बायोलॉजी पढ़ा रहा हो कि बेटा डालो व्हाट इज़ बायोलॉजी, क्वेश्चन नहीं होता है ऐसा उनमें। वो तो हम लोग हैं। ये देखो, स्पष्ट, साफ, तर्क संगत है, वाणी विकसित, मतलब हमारे सब लोगों में आवाज़ पूरी तरीके से विकसित है। हम अपनी भावनाओं को बातों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, संदेश को पहुंचा सकते हैं। सामाजिक जीवन जीते हैं। शिक्षा, बायोलॉजी तुम पढ़ी रही हो, ठीक है। भावनात्मक पक्ष विकसित होता है, मतलब भावनात्मक चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, कभी पेड़ों पर वास करते हैं, मतलब कहाँ पर रहते हैं कभी, मुख्यतः वो पेड़ों पर रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। और मानव स्थलवासी है, मतलब हम स्थल पर रहते हैं। तो ये था हमारा कपी में और मानव में अंतर। नोट्स भी बनाते चलना, रिवीजन इनका बार बार करते रहना, जिससे कि आप भूल ना जाएं। चलिए भाई, अब हम देखते हैं लेमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर है। लेमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर देखते हैं। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, लेमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी, क्योंकि उन्हें तत्काल वातावरण में घास फूस सहज की उपलब्ध हो जाती थी। तो इनकी गर्दन कैसी है, इनकी गर्दन सामान्य गर्दन है। सभी की गर्दन कैसी है, सामान्य है। डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय के जिराफ के पूर्वज दो प्रकार के होते थे, छोटी गर्दन वाले और लंबी गर्दन वाले। तो इसके अनुसार किसी की गर्दन तो लंबी हुआ करती थी और किसी की गर्दन छोटी हुआ करती थी। किन के अनुसार, डार्विन के अनुसार। लेकिन लेमार्कवाद के अनुसार सभी की गर्दन कैसी है, समान। तो पहला पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। चलो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। मतलब कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वातावरण शुष्क होता गया,
तो जो जिराफ हुआ करते थे वो जिराफों के लिए नीचे घास फूस तो बची नहीं, अब वो क्या करते, उचक उचक कर क्या करते थे, वो पत्तियां खाते थे पेड़ों की। ठीक है, दूसरी तरफ ओ सॉरी, एक मिनट, कहाँ गया, एक मिनट। चलिए भाई, थोड़ी सी मतलब कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कोई नहीं, उसे इग्नोर मारना फुल्ली। ठीक है ना, आगे बढ़ो। इसमें गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी, मतलब इनमें जो गर्दन हुआ करती है वो अलग अलग लंबाई की थी जो वंशागत होती गई। आगे हम देखते हैं, निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। तो इसका मतलब कि ये गर्दन की क्या कर रहे थे, बार बार उपयोग कर रहे थे गर्दन की मांसपेशियों का, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी गर्दन की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, किसकी, जिराफ की। ठीक है, दूसरी तरफ देखो चलो, वातावरण परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को जीवन संघर्ष करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए। इसका मतलब कि जो दो प्रकार के जो थे, एक छोटी गर्दन वाले, बड़ी गर्दन वाले, तो जो बड़ी गर्दन वाले थे ये तो जीवित रह गए क्योंकि इनको खाना मिल गया, वृक्ष की पत्तियां खाएं, जीवित रह गए। जो छोटी गर्दन वाले थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्हें खाना नहीं मिला। आगे देखो, लास्ट पॉइंट, गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रही तथा परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। इसका मतलब यह है कि देखो, उन्होंने लेमार्कवाद ने अपने नियम में कहा भी था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो इसमें बोल दिया गया, लेकिन एक शब्द और आया था, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। जिन अंगों का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं वो अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग हम नहीं करते वो अंग विकसित नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, अवशेष हो जाते हैं और विलुप्त भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कौन सा लगा है, यहाँ पर लगा है कॉन्सेप्ट अंगों का उपयोग और अनुपयोग वाला। ठीक है, जिराफ ने अपनी गर्दन का उपयोग ज़्यादा किया, उनकी गर्दन लंबी हो गई। दूसरी तरफ प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई और छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्रकृति जीवों का सिलेक्शन करती है, जो अपने आप को जीवित रखना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, अपने आप को सक्षम बनना होगा। जो सक्षम है, तो यहाँ पर कौन सक्षम था, लंबी गर्दन वाले सक्षम थे जीवित रहने के लिए, वो जीवित बच गए। छोटी गर्दन वालों को खाना पीना नहीं मिला तो क्या हुआ, उनका जीवन संकट में आ गया, भूख से मर गए वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की बात आए तो वो डार्विनवाद में बताई गई थी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति की बात करें या फिर अंगों का उपयोग अनुपयोग की बात करें तो आप बताएंगे लेमार्क की। तो हमने जिराफ की गर्दन की लंबाई के आधार पर लेमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर देख लिया है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम और वीडियो डाल देंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर ये। देखिए, आप हमारी सभी वीडियो को जरूर देखते रहिए क्योंकि बोर्ड में आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है ना, तो आप पढ़ते रहिए। लॉकडाउन चल रहा है भाई, सिंपल सी बात है, तो आप कॉलेज या कोचिंग बना तो नहीं जा रहे, लेकिन आप लोगों के लिए हमने अवेलेबल कराई हैं ये वीडियोस, तो इसका फ़ायदा लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है ना, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और जो भी आप जैसे स्टूडेंट हैं आपको लगता है कि भाई उसे को सेंड करना चाहिए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा हो केवल उसे करिएगा। ठीक है, जय रस्तों।